नमस्कार। चुनावी दंगल आज जोरदार दस्तक दे रहा है कानपुर में। वो कानपुर जहां से मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, वो कानपुर जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा की एक बहुत जबरदस्त सियासी लड़ाई जारी है। वो कानपुर जहां गंगा सबसे ज्यादा मैली होती है, और वो कानपुर जहां पिछले साल में पिछले 5 सालों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ। आज अपने नुमाइंदों से हम इसका जवाब लेंगे। सिलसिलेवार तरीके से अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं परिचय करा दूं। गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रमोद जायसवाल हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीएसपी की तरफ से निर्मल तिवारी साहब हैं, और बीजेपी की तरफ से सलिल बिश्नोई। आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही एक जोरदार ताली कानपुर की जनता के लिए और उनके सवालों के लिए। मगर आज मुलायम परिवार का प्रेम खुलकर दिखाई दिया। नेताजी गए, उन्होंने बहू के लिए वोट्स मांगे, और फिर दोनों बहुएं एक मंच पर दिखाई दी। यानी कुछ दिन पहले तक जब शिवपाल कहते थे अखिलेश को कि भैया हम आपके हैं कौन, अब कह रहे हैं हम साथ हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। एक मंच, 2 बहू, एक परिवार और एक मकसद फिर से अखिलेश सरकार। पहली बार देवरानी और जेठानी एक साथ किसी चुनावी मंच पर दिख रही हैं। तस्वीरें लखनऊ कैंट की हैं, जहां से डिंपल की देवरानी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। देवरानी के लिए वोट मांगने पहुंची जेठानी डिंपल को मंच पर देवरानी की ओर से पहले मूर्ति भेंट की गई और फिर तलवार दी गई। इसके बाद देवरानी अपर्णा के लिए वोट मांगने पहुंची डिंपल यादव के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्षी दलों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर 16 और न जाने कितने हवाई जहाज हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में यूपी की कानून व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। डिंपल यादव ने गुजरात की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ डाले। मैं कहना चाहूंगी उमा भारती को कि वो सीधे कच्छ पहुंचे गुजरात में, और उन महिलाओं को जो 30 और 35 महिलाएं जो बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको भी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव के चुनाव क्षेत्र कन्नौज में समाजवादी यादव परिवार पर हमला बोला था, और मुलायम के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की 5 करोड़ की कार पर निशाना साधा था। मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? दरअसल मुलायम के बेटे प्रतीक के पास 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार है। प्रधानमंत्री का इशारा प्रतीक की कार को लेकर ही था। यही नहीं, मुलायम परिवार के 20 से भी ज्यादा सदस्य समाजवादी परिवार की राजनीति में सक्रिय हैं। जाहिर है पीएम ने इसी को ध्यान में रखकर मुलायम के परिवारवाद पर हमला बोला। तो चलिए साहब, बहस को आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद जायसवाल साहब, क्या बात है, आज पूरा परिवार जो है, पूरी मोहब्बत, भाईचारा सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि केला खिसक रहा है नीचे से, इसलिए इस मोहब्बत को दिखाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति पर विचार विमर्श करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है। यहां परिवार अगर एक हो रहा है तो दल एक हो रहे हैं। हाँ। और ऐसी परिवार एक हो रहा है जी, यानी कि दिक्कतें थी पहले। देखिए, मान रहे हैं आप इस बात को? दिक्कत हर परिवार में होती है, विचारधाराओं में होती है, लेकिन फिर जब सब एक हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। यानी कि बिश्नोई साहब, पहले तो था जैसे मैंने कहा हम आपके हैं कौन, अब हो गया है हम साथ हैं। तो आपके लिए तो मुश्किल हो गई साहब। ये परिवार की ताकत है, इसके सामने आप कैसे टिकेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 दलों का ठगबंधन है, ये सिर्फ हमारे डर के कारण है। अगर ये हमसे डरे ना होते तो ये बेमेल गठबंधन ना हुआ होता। सिद्धांत विहीन
आधारहीन गठबंधन ना हुआ होता। एक पार्टी कहती है काम बोलता है, अगर काम बोलता था तो एक गिरती हुई मरती हुई पार्टी का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? आप बताइए। दूसरी पार्टी कहती है। निर्मल तिवारी, यहां पर तो दोनों की आवाजें बुलंद सुनाई देती हैं, मगर बीएसपी की आवाज इतनी कुंद क्यों पड़ रही है इन दोनों के शोर में? अभी आपने प्रश्न ही नहीं किया तो कुंद कहां से पड़ेगी? ये अभी आप पहले से ही पूर्वाग्रह से अगर ये बात कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई अभी तक ये खटिया बिछा रहे थे, अब दोनों मिलके खटिया खड़ी कर रहे हैं। अब इनकी खटिया खड़ी हो रही है। और साइकिल, अभी तक जो है साइकिल पर अगर खटिया होती तो कुछ काम भी होता, यहां पर तो खटिया पे साइकिल आ गई। ना ये चल रहे हैं ना वो चल रहे हैं, ना ये चल पा रहे हैं ना वो चल पा रहे हैं। अच्छा, आज प्रधानमंत्री का एक और भाषण, एक और क्रांतिकारी भाषण, और उन्होंने एक और नई चीज बोली कि भाई उत्तर प्रदेश यानी यूपी अप नहीं डाउन हो रहा है। तो हजरत मुझे ये फरमाइए, 73 सांसद देके 3 साल में, आपके चलते यूपी डाउन कैसे चला गया? देखिए, आप जानते हैं कि देश में फेडरल सिस्टम है। योजनाएं केंद्र सरकार लागू करती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का काम प्रदेश सरकार का होता है। केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। JNURM के योजना, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस करे, बिल्कुल ठगा आप हुआ। यही रोना रोता रहे और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोई विकास ना हो। उत्तर प्रदेश में पैसा आते ही जो उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार है, इसके भ्रष्ट अधिकारी है, वो जो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। देखिए, जब इनके नेता प्रधानमंत्री से लेकर संगठन के लोग केवल जुमलेबाजी करते आए हैं, उसमें यहां लोकल स्तर पर अगर जुमलेबाजी की जा रही है तो कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, धोखा और फ्रॉड के अलावा इस पार्टी ने 3 साल में कुछ भी नहीं दिया। हम लोग इस आशा के साथ, लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, ये क्या कम है? ठीक है कि एक छोटे से चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री का मौका देने वाली कांग्रेस पार्टी है। नहीं, और नहीं, जिस नहीं, तरीके नहीं, से ये लोग नहीं, इस गलत नहीं, प्रमोद जी, एक मिनट, ये गलत पूरी बात नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने मजाक उड़ाया था। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था। देखिए, जब आप सब दोष किसी सरकार को देते हैं और जब मौका आया आपको फायदा उठाने का, तो आप उसका श्रेय अगर कांग्रेस को नहीं देते हैं तो ये अन्याय है कांग्रेस पार्टी के साथ। और ये मौका देने वाली कांग्रेस पार्टी है कि निर्मल तिवारी, मुझे बताइए, 73 सांसद बीजेपी के, क्या बीजेपी के पास तर्क है जब वो कहती है कि साहब भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कानपुर में हैं, गढ़ है ये बीजेपी का, सबसे ज्यादा विधायक यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में, क्या ये बच रहे हैं? पिछले 20 सालों में इस कानपुर में या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, विधायक रहे, उनके मेयर रहे, या फिर कांग्रेस के सांसद, विधायक और मेयर रहे, या समाजवादी पार्टी के रहे। लेकिन अगर इस कानपुर की दुर्दशा है, हर चुनाव में ये एल्गिन मिल चालू करने की बात करते हैं, बंद फैक्ट्रियों को चालू करने की बात करते हैं, गंगा सफाई की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद में ये पलट करके नहीं देखते हैं कि कहां सफाई गई और कहां एल्गिन मिल के वादे गए। ठीक है, वादे सिर्फ वादे, और चुनाव के बाद में उन्हें जुमला बता देना, ये इन लोगों की परंपरा रही है। सलील जी, मुझे एक बात बताइए, मैं फिर से प्रधानमंत्री के उस बयान की ओर जाना पड़ूंगा। शांत रहिए जरा, शांत रहिए बिल्कुल आप। मैं फिर से प्रधानमंत्री के उस बयान की तरफ जानना चाहूंगा कि यूपी जो है वो अप नहीं डाउन जा रहा है। मैं तीसरे चरण के मतदान में अगर प्रत्याशियों की बात करूं तो बीजेपी को एक गौरव हासिल है कि बीजेपी के प्रत्याशियों में 31% जो प्रत्याशी हैं उन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, 22% के खिलाफ अति गंभीर आरोप है। तो यूपी तो बेशक डाउन जा रहा है, मगर बीजेपी अप जा रही है अपराध में। देखिए, जो आपके आंकड़े हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं सर। ये चुनाव आयोग और आधिकारिक आंकड़े हैं। में तो धाराओं के आधार पर कर दिया जाता है, उसमें तो मुझे भी गंभीर आरोपी बताया गया। लेकिन आज तक मेरे ऊपर एक 716 का भी केस नहीं है। वैसे मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, ये तो चुनाव आयोग की रिपोर्टों में वैसे मैं देख रहा हूं प्रमोद जी, आप बड़े खामोश दिखाई दे रहे हैं मेरे सवाल पे, क्योंकि आप बहुत पीछे नहीं है। आपकी अगर मैं बात करूं
तो समाजवादी पार्टी में 22% के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और 15% के खिलाफ अति गंभीर आरोप। आप दोनों में तो प्रतिस्पर्धा चल रही है साहब। देखिए, प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं है कि आरोप क्या है। हाँ। जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक किसी को अपराधी कहना गलत है। जब अपराध सिद्ध हो जाए तब उसको अपराधी कहा जाए, ठीक है। निर्मल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के ऊपर 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और मौर्य जी पर, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर 11 गंभीर अपराध दर्ज है। निर्मल जी, जिनके इसी के चलते हमें मुख्तार अंसारी के बारे में बता दीजिए। उन पर ये बहुत, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में बता दीजिए। मुख्तार जब तक दोष साबित नहीं हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि जब तक दोष नहीं साबित हो रहा है तब तक मुख्तार अंसार अंसारी और आपके अमित शाह जी में अंतर नहीं है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है, वो जेल में वक्त बिता चुके हैं, दोनों वो जेल में वक्त बिता चुके हैं, अभी भी हैं। बिताने जेल में तो सबने बिताया, अमित शाह जी ने भी जेल में बिताया है। अमित शाह भी जेल गए हैं, जेल कौन नहीं गया? यानी कि नेट पे सर्च हमाम में, उत्तर प्रदेश के सियासी हमाम में सब जो है अर्धनग्न हैं। नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है। हमारे साथ ये ऐसा कोई आरोप नहीं है। हाँ, हमारे ऊपर एक आरोप नहीं है जो इन हमारे दोनों साथियों के ऊपर है कि आय से अधिक की संपत्ति का मामला हमारे किसी नेता पे नहीं है। चलिए, मैं अब सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं और पहला सवाल हमारे साथ ये चैंपियन है, इन्हें मिनी अटल जी कहा जाता है यहाँ पे। सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है ये, गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री प्रमोद जायसवाल जी से कि क्या कारण है कि लगभग 125 साल पुरानी कांग्रेस आज लगभग 2.5 दशक पुरानी पार्टी मात्र समाजवादी पार्टी के चरणों में लोटपोट हो गई और 27 साल हाल बेहाल रहने वाला उत्तर प्रदेश आज कैसे विकास की ओर गति पकड़े? जवाब दीजिए प्रमोद जी। मैं जवाब मिनी अटल जी को देता हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य से पूरी बात सुनकर तब बात हटाइए। आज ऐसी विशेष परिस्थितियां भारत में पैदा हुई हैं जिसका पूरा असर उत्तर प्रदेश पर है। भारत की मीडिया को पूरी तरीके से इस सरकार ने आने के पहले से प्लानिंग करके 6,00,000 करोड़ रुपए से अपने कब्जे में किया। अब वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है जुडिशरी को अपने अंडर में लेने का। तीसरा काम उसने किया था कि धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम किया था। आज वो गरीब और अमीर को बांटने का काम कर रही है। सर देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपका चुनावी मंच नहीं है सर। सवाल बहुत सीधा था। हम गठबंधन सवाल बहुत सीधा था कि कांग्रेस इतनी बेबस क्यों है? देखिए, आपने फिर बात को घुमाया। आप एंकर हैं, आपको बात प्लीज घुमानी नहीं चाहिए। मैं जो सही बात कह रहा हूं उसको सुनिए। नहीं, आप रूपरेखा बांध रहे हैं। मैं कोई भूमिका नहीं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। सीधी बात कह रहा हूँ। आपको सुनना चाहिए, कड़वी बात को हजम करना चाहिए। कि ये गठबंधन का कारण सिर्फ है कि आज गरीब और अमीर को बांटने का प्रयास हो रहा है। जवाब मेहनत से हमने पैसा कमाया, को काला धन जो आरोप है कि साहब, मेरे ख्याल से आपका इशारा नोटबंदी की तरफ है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो नोटबंदी को लेकर जो लगातार असंवेदनशील बयान आ रहे हैं कि गरीब जो है वो सुख की नींद सो रहा है, अमीर बेचारा परेशान है, क्या आपको लग रहा है? और अब तो आप नोटबंदी को लेकर खामोश हो गए, बिल्कुल 0 सन्नाटा। हम खामोश नहीं हो गए हैं। कोई जब गंभीर बीमारी हो जाती है तो इसके इलाज के लिए कुछ कड़वी दवा दी जाती है। ये देश में ऐसी कड़वी दवा दी कांग्रेस ने जो उद्योग धंधे बंद हो गए। कांग्रेस ने 150 लोग बलि चढ़ गए। अब वो धंधों की स्पीड बढ़ गई है। अब इस समय आप इंडस्ट्री वालों से बात करिए तो जीडीपी बढ़ रहा है। शोर नहीं। अगला सवाल सर, मेरा अगला सवाल है सपा और बसपा दोनों से। 15 साल तक सपा और बसपा ने दोनों ने मिलकर राज किया। इन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या किया? स्टूडेंट के लिए क्या किया? निर्मल तिवारी, इस बात का जवाब आप दीजिए। और सवाल निर्मल तिवारी, विद्यार्थियों के लिए क्या किया? विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक विद्यार्थियों की अध्ययन के बाद में जो नौकरियों का सिलसिला होता है वो सर्वाधिक अगर दिए हैं तो बीएसपी ने दिए हैं। 40,000 कांस्टेबल की भर्ती पुलिस में बहुजन समाज पार्टी ने दी है। और इसके बाद में सर्वाधिक भर्तियां बहुजन समाज पार्टी के सरकार में हुई। विद्यार्थी चलिए अगला सवाल के बाद में क्या करेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस सपा के गठबंधन के प्रतिनिधि प्रमोद जायसवाल जी से यह है कि उत्तर प्रदेश में 40 साल से लेकर के 4 साल तक की बच्ची सुरक्षित नहीं है।
आपको इस बारे में क्या ख्याल है? बताइए देखिए, बताइए बताइए, क्या कानून व्यवस्था आपके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द का सबब बन रहा है, या आपको लग रहा है पिछले 1.5 साल में 5.5 मुख्यमंत्रियों से इकलौता मुख्यमंत्री बनने के बाद आप कुछ कमाल कर पाए हैं? ऐसा है, कानून व्यवस्था के लिए जो सवाल आप उठा रहे हैं, पूरे भारत में जब प्रगति इतनी तेजी में चल रही हो तो निश्चित तौर पर अपराध भी बढ़ते हैं और उन अपराध को मान। ठीक है ठीक है ठीक है, शोर मत कीजिए, जवाब देने दीजिए। देखिए, आप लोग जिनके चेले हैं, आप उसी स्टाइल को अपना रहे हैं। ठीक है, हमारा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ठीक है, अगला सवाल। शोर नहीं, चुपचाप बैठ जाइए आप। नहीं, शोर नहीं, चुपचाप नहीं बैठ जाइए। अगला सवाल। हमारे बीच में हमारे 3 बार के विधायक सलील बिश्नोई जी यहाँ पे हैं। मेरा एक प्रश्न उनसे है कि आज देश के अंदर सेंट्रल में उनकी सरकार चल रही है और 2.5 साल की सरकार हो गई है। अभी हाल में कानपुर में पुगराया रेल हादसा हुआ, इतने रेल हादसे हुए, लेकिन ये जो जनरल में जो हम लोग टिकट लेके, मेरी जेब में जनरल का टिकट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 150 रुपए का टिकट मैं लेकर दिल्ली जाता हूं यहाँ से, लेकिन आज सवाल पे आइए सर, ज्ञान मत। सवाल मेरा ये है कि रेलवे की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्यों बताइए, आप इतना महान चरित्र ले आए सुरेश प्रभु, और रेलवे पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बोलिए। देखिए, जो कानपुर का रेल हादसा हुआ है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये जो गठबंधन जिनको खुश करने का कोशिश कर रही है, उन्हीं आतंकवादियों की ये करतूत थी और एनआईए से उसकी जांच हो रही है। जब हादसा हो जाए तो ये आतंकवाद है, ये जब हादसा हो जाए तो उसे आतंकवाद में शामिल कर दिया जाए। हर चीज को ये आतंकवाद से जोड़ने का काम। जो चीज इनसे नहीं संभलती है वो आतंकवाद से जोड़ दी जाती है। इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी कि भारत की इतनी बड़ी आबादी को आतंकवाद कहना ये सरासर गलत है। चलिए, मैं इसका चलिए अगला सवाल। अगला सवाल किससे आपका? मैं जायसवाल जी से पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाए। पूछिए, सवाल पूछिए। अरे शांत हो जाइए। छोड़िए, मेरा सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। ये सब सर एक मैं जायसवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की योजनाओं पे जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 रुपए गेहूं का वादा किया था, उस पे अखिलेश जी अपने फोटो क्यों छपवा रहे हैं राशन कार्ड पे? ऐसी बात है क्या? ऐसा है, ऐसी बात है। खाद्य सुरक्षा योजना तो कांग्रेस की देन थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैच किया। ठीक, ऐसा आपको पता नहीं है? ये योजना कांग्रेस की है। ये योजना खाद्य सुरक्षा गारंटी कांग्रेस ने पास किया था। ठीक है ठीक है, अगला सवाल। मतलब आपको ये बात पता नहीं है? प्लीज आपस में बहस मत कीजिए। अगला सवाल। मैं गठबंधन से प्रश्न करना चाहता हूं क्या कि कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पड़ गई कि उसके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं पड़ा? ठीक है, कोई अगला सवाल बोलिए। बहुजन समाज पार्टी की निर्मल तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राखी बंधवा चुके हैं, क्या आगे फिर से वो राखी? बताइए। देखिए, आपको ये भी याद होगा कि एक वोट से सरकार गिराने वाले भी हम ही थे, ये भी आपको याद होगा। ये अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगला सवाल। कि हम न गठबंधन में थे और न गठबंधन में जाएंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। कानपुर में एक ये गठबंधन से कानपुर में एक बिल्डिंग गिर पड़ी 6 मंजिल की, जो प्रशासन के संरक्षण में एक सपा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा बनवाई जा रही थी। उसमें बताते कि 20 से 50 मजदूर मर गए। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं समझ गया। प्रमोद जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां आप कानपुर में घूमिए, सड़क जाम, सड़कें खुदी हुई हैं, वहां मेट्रो में लखनऊ में कम से कम मेट्रो के स्टेशंस बन गए हैं। यहां आप सिर्फ शिलान्यास कर पाए हैं। मुझे लगता है आपको अपना नारा काम बोलता है की जगह शिलान्यास बोलता है कर देना चाहिए। ऐसा है, एक मिनट, कि अगर कानपुर शहर, एक मिनट यार, इसको आप पूरी तरीके से घूमेंगे, इतनी बड़ी आबादी का यह औद्योगिक नगर है और जाम की समस्या और सर 5 साल में ना आप एक उद्योग दे पाए हैं, ना 3 साल में आप सुनील बिश्नोई कानपुर को कोई उद्योग दे पाए हैं। मुझे एक उद्योग बता दीजिए जो आप दे पाए हैं शहर को। कानपुर को टूल्स रूम दिया है जो हर उद्योग के लिए आवश्यक है, और वो टूल्स उपलब्ध ढूंढे नहीं मिल रहा है, वो टूल्स ढूंढे नहीं मिल रहा है।
वो जो चलिए। टूल्स था वो ढूंढे नहीं मिल रहा है। इनके चलिए। लिए मैं 4 लाइनें मेरी सुन चलिए, लीजिए मेरे पास कि वक्त इतना ही है। कब तक ये सपने वक्त दिखाओगे इतना ही है। बाबा? आप तीनों का इस बहस में शुमार होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम कानपुर में थे, कानपुर की जनता के मुद्दों को उठाते हुए, उनके तीखे सवालों को जनता के नुमाइंदों तक पहुंचाते हुए अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कॉन्टेस्ट में आज का सवाल। मुख्तार अंसारी किस पार्टी के नेता हैं? ए समाजवादी पार्टी, बी बीएसपी। जवाब देने के लिए टाइप करें एबीपी स्पेस ए या बी और भेज दें 509093 पर। तो रोज देखिए एबीपी न्यूज और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम और मतगणना के दिन एबीपी न्यूज में एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का मौका।